हाँ यार, ये चैप्टर इन्वेंट्री। जहाँ तक मुझे लगता है ना, तो यही एक चैप्टर है जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और बाकी वैसे बाकी जितने भी हैं उनसे थोड़ा सा टफ है ये, क्योंकि इसके अंदर ना हम डील करते हैं इन्वेंट्री को। अब इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री ये होता है कि मतलब जो भी हमारे पास सामान होता है बेचने के लिए, बेसिकली जो हमारा करंट एसेट होता है, यानी जो भी हमने सामान रखा हुआ होता है आगे बेचने के लिए, चाहे लैपटॉप की शॉप है, इस पेन की है, इस जो है रजिस्टर की है, बुक की है। तो ये जो भी है, जिस चीज़ को आगे बेचना होता है, जिससे बिजनेस चलता है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, ये बात तो वैसे पता होगी। अब इन्वेंट्री जो होती है ना, तो जो सबसे पहली बात याद रखने वाली है वो ये है कि इन्वेंट्री भी तीन तरह की होती है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर देखें हम तो सबसे पहले तो हमारे पास किस आप बताओ क्या किस तरह की इन्वेंट्री हो सकती है? देखो, इन्वेंट्री ये पहली बात है रॉ शॉप में भी हो सकती है। फिर वो प्रोसेस के दौरान जो होती है उसको भी हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस के दौरान है इन्वेंट्री। और फिर एट द एंड वो बन जाती है फिनिश्ड गुड। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कुर्सियों का कारोबार है तो फिर जाहिर सी बात है लकड़ी मंगवाएंगे, तो जो लकड़ी आती है वो रॉ शेप में आती है, वो भी हमारी इन्वेंट्री है क्योंकि हमने उसे बेचना है। ठीक है, माना कि हम उसको वैसे नहीं बेचेंगे, वैसे नहीं बेचेंगे, लेकिन अगर मान लो कि कोई आ जाता है ख़रीदने और हमें मुनाफा मिल जाता है, हमें उसे को प्रोसेस से गुजार के फिनिश्ड गुड बनाने में जो कॉस्ट लगनी है वो कॉस्ट हमें वो राह में ही दे देता है। ठीक है, तो बेच देंगे हम। हमें क्या है, हमने तो जो प्रोसेस से गुजारना था, जो कॉस्ट लगनी थी, जो हमने प्रॉफिट रखना था, वो हमें पहले ही मिल गया। फिर इस तरह से प्रोसेस से गुजरती है। इसको बोलते हैं WIP। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, मतलब जो मिड में होती है ना इन्वेंट्री, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश बना रहे होते हैं, उस दौरान जब प्रोसेस होता है, लकड़ी को काटेंगे, उसके बाद उसके सिमेट्रिकल पीसीस बनाएंगे, तो वो जो सिमेट्रिकल पीसीस बन रहे होंगे और वो जो बन चुके होंगे, वो होगा ये वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, यानी WIP। क्लियर है बात? यानी वो इन्वेंट्री जो प्रोसेस के अंदर होती है रॉ और फिनिश के दरमियान, इसको क्या बोलते हैं? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और एट द एंड कुर्सी जो बन जाएगी हमारे पास वो होगी फिनिश्ड गुड। तो बेसिकली ये तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। अब हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस है क्या? वो ये है कि जिस तरह हमने अच्छा, इस चैप्टर में ना बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही बताऊंगा जिससे मिसाल के तौर पे मतलब सवाल जो है आसानी से हल भी हो जाएंगे। और ज़्यादा जो मुश्किल बातें हैं जिनका कोई फ़ायदा भी नहीं है उनको बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन फोकस है ना, अब हमने अगर इनकम स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई होगी जाहिर सी बात है, तो उसके अंदर हमें पता है कि हमने देखा है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आता है ना, वो कुछ इस तरह से आता है कि हम सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को जो माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल हम माइनस करते हैं, ये सेल है, इसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है GP, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ऐसा है या नहीं? फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से हम कुछ अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको माइनस करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ अदर इनकम्स भी होती हैं, ऐड करना है उनको, प्लस करना है जो भी। तो फिर हमारे पास एट द एंड आता है NP, नेट प्रॉफिट। ये होती है हमारी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है बात? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल जब जाती है तो फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। फिर हम उसके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और फिर कुछ इनकम होती हैं जो हमारे पास ऐड हो जाती हैं उसके अंदर, और फिर वो हमारा प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और एट द एंड हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है। ये होती है इनकम स्टेटमेंट जो कि हम उसके अंदर बनाते होते हैं, बैलेंस शीट के साथ इसको बनाते हैं। तो अब इस
स्टेटमेंट का जो मेन पर्पस है इस चैप्टर का वो ये है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है कि जो इन्वेंट्री हमारी बनी है वो किस कॉस्ट पे जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेंगे, उसको सेल में से माइनस करेंगे और एट द एंड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में यानी इनकम स्टेटमेंट बनाने में इसका यूज़ करेंगे। तो मेन जो हमारा काम रहेगा, हमने कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकें। क्या निकालनी है हमने? मोस्टली, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सारा काम ही यही है, शायद इसके आधे सवाल भी ना हो, लेकिन चैप्टर का जो मेन फोकस है वो इसी पर है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हमारा 1 लाख की इन्वेंट्री बिकी है तो फिर उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी लगी होगी। देखो, अगर 1 लाख की चीज़ बिकती है तो उसकी कॉस्ट तो 1 लाख नहीं होती ना, तभी तो प्रॉफिट आता है। 1 लाख की चीज़ अगर है तो उस पर हो सकता है कॉस्ट लगी हो 50,000 और जीपी आ जाएगा 50,000। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना, बेसिकली ये फाइंड करना इस चैप्टर के अंदर जो एक वन ऑफ द मेन मतलब टॉपिक्स रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हम इस चीज़ को सबसे पहले देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो इन्वेंट्री है ना, अब उसको अलग अलग तरीक़ों से बेसिकली सिस्टमाइज रखा जाता है और मतलब उसकी रेगुलेशन की जाती है। अब देखो, इन्वेंट्रीज़ को रखने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। एक होता है परपेचुअल और एक होता है पीरियोडिक। दो मेथड्स के ज़रिए हम इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। एक होता है परपेचुअल और एक होता है पीरियोडिक। परपेचुअल मेथड का मतलब ये है कि आप इन्वेंट्री को वक्त के साथ साथ रिन्यू करते रहो कि ये बिक गई है, ये चीज़ वापस आ गई है, आज इतने प्रोडक्ट बिके हैं, इतना प्रॉफिट हुआ है। ये हर घंटे में, हर टाइम, मतलब जैसे जैसे पर डे के हिसाब से या फिर पर आवर के हिसाब से अगर इन्वेंट्री को हम रेगुलेट करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब एक ऐसा हम सिस्टम बना रहे हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का, एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का जिसके अंदर जैसे ही हमारा कोई चेंजिंग आती है इन्वेंट्री के अंदर, हमारे स्टॉक के अंदर, हम उसको फ़ौरन फ़ौरन रिकॉर्ड करते रहते हैं एट द मतलब टाइम, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। उसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। मतलब इन्वेंट्री की रेगुलेशन का वो सिस्टम जिसको हम ऑन द स्पॉट ही ठीक करते हैं, वो होता है परपेचुअल। अब एक और होता है जिसको बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक ऑन द स्पॉट ठीक नहीं करना होता, उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हर महीने बाद रिकॉर्डिंग कर ली इन्वेंट्री की कि क्या बिका है, क्या नहीं बिका, क्या बनाया है। एक स्पेसिफिक टाइम, चलो हफ्ते बाद रख ली या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड। अब इन दोनों के अपने अपने ही मतलब इस्तेमाल हैं। अब जैसे फार्मेसी है मिसाल के तौर पर, अब मुझे ये बताओ, एक फार्मेसी वाला जब अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा वो इस मेथड से करे या इस मेथड से करे? देखो, ज़ाहिर सी बात है, एक फार्मेसी वाले के पास इतने सारे लोग हैं, अलग तरह की दवाई ले रहे हैं, उनके पास अलग तरह की डिमांड्स भी हैं, जिसके ज़रिए उसको पता चल रहा है कि ये अलग तरह की दवाई उसने मज़ीद मंगवानी भी है। उनको जैसे हम जाते हैं फार्मेसी में तो उनको ना दवाई बतानी होती है, तो वो तो सबसे पहले कंप्यूटर पे जो है देखते हैं, उसका सीरियल नंबर डालते हैं तो उनको पता चल जाता है ये दवाई तो पड़ी हुई है। वो उनको कैसे पता चलता है? क्योंकि वो परपेचुअल सिस्टम से चलते हैं। परपेचुअल सिस्टम से चलने का ये मतलब है कि उनके पास रिकॉर्ड होता है हर चीज़ का, जैसे कोई दवाई बिकी, जैसे कोई स्टॉक आया, हर चीज़ का रिकॉर्ड है उनके पास, परपेचुअल। अब फार्मेसी वाला ऐसे नहीं कर सकता कि वो हफ्ते बाद जाके रिकॉर्ड जो है रखे। कोई दवाई लेने आया तो उसको कह दिए कि भाई दवाई नहीं है, क्यों? क्योंकि हफ्ता पहले की रिकॉर्डिंग में नहीं थी, लेकिन कल तक तो दवाई आ गई थी, उसको किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं हो सकता फार्मेसी या इस तरह के बिजनेसेस के केस में। तो ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पर ऑन द स्पॉट रेगुलेशन चाहिए होती है इन्वेंट्री की, जिसके बगैर बिजनेस नहीं चलता, वो परपेचुअल सिस्टम से अपनी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है पीरियोडिक। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये हुज़ैफ़ा, तो गौर से ही सुन, बल्कि कार शोरूम जो होते हैं, ठीक है। अब कार शोरूम का ये सीन है। अब मुझे ज़रा बताओ, क्या कार शोरूम वाले को
ज़रूरत है फार्मेसी वाले की तरह कि वो हर घंटे हर मिनट अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करे और रेगुलेट करे, ये देखने के लिए उसके पास क्या पड़ा या क्या नहीं पड़ा। या फिर वो इस तरह कर ले कि वो हर मंथ जो है वो अपनी इन्वेंट्री को देखे, उसकी इन्वेंट्री कार्स है, मैं फिर से बता रहा हूँ, या फिर हर हफ्ते बाद देखे। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा मेथड उसको सूट कर रहा है? तो मेरे ख्याल से पीरियोडिक मेथड सूट करता है, क्योंकि अगर वो हर घंटे बाद अकाउंटेंट या हर 5 मिनट बाद देख रहा है कि कोई गाड़ी बिके या नहीं, ये क्या बात हुई? ये तो कोई, इसके लिए तो अलग मेथड है ना पीरियोडिक। हाँ, हर महीने बाद वो देख सकते हैं, हो सकता है महीने में 2 3 गाड़ियाँ, 5, कुछ भी हो सकता है। वो समझ तो आता है कि वो महीने बाद अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। यही फ़र्क है इन दोनों के अंदर, परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर। परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री को जो है वक्त के साथ साथ फ़ौरन ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है, रेगुलेट भी कर दिया जाता है। अच्छा, रेगुलेट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मिसाल के तौर पर 1000 रुपये की इन्वेंट्री बिक गई, 2000 की आ गई, तो इस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा है वो, और एट द एंड वो ये बता रहा है कि 1000 रुपये की बच भी गई है, फ़ौरन फ़ौरन ही। तो ये सब परपेचुअल। फिर पीरियोडिक जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड, एक थोड़े से परपेचुअल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, हफ्ते के लिए, महीने बाद वो इस चीज़ को बताता है कि ये इन्वेंट्री रह गई है या फिर ये मसला है। तो ये दो तरह के होते हैं। अब इनमें भी दो डिवीजन्स होती हैं। इसके अंदर एक होता है फाइफो और एक होता है एवरेज। ठीक है, इसके अंदर भी फाइफो और एवरेज। अब समझना फाइफो क्या होता है। देखो फाइफो को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फाइफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। परपेचुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ऑन द स्पॉट या फिर वक्फे वक्फे के साथ इन्वेंट्री को रेगुलेट किया जाता है। अब उसके अंदर भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है फाइफो परपेचुअल सिस्टम और एक होता है एवरेज परपेचुअल सिस्टम। फाइफो परपेचुअल सिस्टम का ये है कि हम वक्फे वक्फे से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लेकिन हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब जो इन्वेंट्री पहले आई है उसी को पहले बेचेंगे। जो इन्वेंट्री पहले आई है उसी को पहले बेचेंगे। नहीं, बात समझ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर बंदा कोई दुकान जो है वो चलाता है, मोबाइलों की कह लो चलो, अब उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है किस चीज़ का, कुछ मोबाइल हैं जिसके अंदर सैमसंग या फिर एप्पल वगैरह हैं। तो अब उसका जो मेन है, उसने जो नया स्टॉक मंगवाया है ना, वो उसको पहले नहीं ओपन करेगा, वो सबसे पहले पहला स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसको बिकवाएगा। मतलब जो फर्स्ट इन आई है चीज़, उसी को ही वो फर्स्ट आउट करेगा। जो फर्स्ट इन आई है उसी को ही फर्स्ट आउट करेगा। और ये है फाइफो परपेचुअल सिस्टम। इसकी ना मतलब ये अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बंदा खाली बोतलें बेचता है, कैंस बेचता है, ठीक है। अब वो जो पहले ख़रीदता था वो 2 रुपये का एक कैन था, 2 रुपये का एक कैन था। अब उसके पास जो थे 2 रुपये वाले 10 कैंस थे। फिर उसने अब नए ख़रीदे, तो जो नया कैन है वो 3 रुपये का है और वो भी उसने 10 ख़रीदे। अब किसी आदमी को चाहिए 15 कैंस, तो वो इस तरह से करेगा कि पहले 2 रुपये वाले 10 देगा और बाकी 3 रुपये वालों में से 5 देगा। अगर वो इस सिस्टम से चल रहा है, वो ये चाहता है कि जो इन्वेंट्री उसकी पहली आई है वही पहले चली जाए, तो फिर वो चल रहा है फाइफो के हिसाब से। और वो अलग बात है कि उसके सिस्टम परपेचुअल है या पीरियोडिक है। उससे उसका देखो दोनों में ही फाइफो है। इधर भी फाइफो का यही मतलब है कि जो पहले इन्वेंट्री हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, पहले जो हमने ख़रीदी है उसी को ही पहले बेचें। जैसे कहते हैं कि भाई चीज़ें जैसे एक्सपायर होने लग जाती हैं, तो फिर लोग कहते हैं कि यार इसकी एक्सपायरी डेट से पहले किसी तरह इसको निकालो, किसी तरह इस इन्वेंट्री को निकालो। तो वो परपेचुअल सिस्टम में भी हो सकता है, मतलब ऐसे सिस्टम में भी हो सकता है जहाँ पर इन्वेंट्री रेगुलेट हो रही है, और ऐसे सिस्टम में भी हो रहा है जहाँ पर एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जाकर इन्वेंट्री रेगुलेट होती है। समझ आ गई बात? कि जो पहले आए है इन्वेंट्री उसी को पहले निकालो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, जो कि मोस्ट कॉमन सी बात है,
कि जो पहले आई है उसको पहले नहीं निकालना चाहते, तो फिर वो जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं एवरेज सिस्टम। कि मतलब आप एवरेज ले लो कि अगर 2 रुपये वाली कैन थी, 3 रुपये वाली कैन थी, तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों का एवरेज ले लो और उसके बाद उसको 15 कैन चाहिए तो दे दो, इसमें से बेशक 7 तक दे दो और इसमें से 8 दे दो, कोई बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि जो पहले आया है वो पहले चला जाए तो वो 5 हो, और अगर हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पहले आया है वो पहले चला जाए, तो फिर उस चीज़ को बोलेंगे एवरेज। अब ये एवरेज परपेचुअल में भी हो सकता है, मतलब ऐसे सिस्टम में भी हो सकता है जहाँ इन्वेंट्री रेगुलेट होती है बार बार, और ऐसे सिस्टम में भी हो सकता है जहाँ पर एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद जाकर इन्वेंट्री रेगुलेट होती हो, मतलब इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग होती हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार इसको दोबारा से देख लो, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। जो इन्वेंट्री होती है उसके दो मेथड्स होते हैं रिकॉर्ड करने के, एक होता है परपेचुअल और एक होता है पीरियोडिक। परपेचुअल सिस्टम का मतलब ये है कि इन्वेंट्री को हमें वक्त के साथ साथ ही, जैसे ही हमारे कुछ चीज़ बिकी है हमने रिकॉर्ड कर दी, ख़रीदी है रिकॉर्ड कर दी, फ़ौरन ही उसको अपने सिस्टम के अंदर पुट कर दिया। जिस तरह हमने फार्मेसी की बेस्ट एग्जांपल है वो हमने देखा। फिर हमने देखा एक पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक के अंदर जैसे हमने कार शोरूम या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर ली जो कि बहुत ही मुश्किल से बिकते हों, महंगे हों, एक दो यूनिक किस्म के, तो उनको उनको परपेचुअल सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखो अभी ना इन दोनों के सवाल भी करेंगे कि एक परपेचुअल सिस्टम से जो इन्वेंट्री है वो कैसे रिकॉर्ड होती है और पीरियोडिक से कैसे रिकॉर्ड होती है, फिर समझ आ जाएगी इन दोनों की कि आखिर इनमें मेन फ़र्क है। और जो पीरियोडिक है ना उसका ये है कि उसके अंदर इन्वेंट्री काफ़ी टाइम बाद जाकर रेगुलेट होती है, क्योंकि उसके अंदर ज़रूरत ही नहीं होती, कोई रोज़ का लेना देना है ही नहीं, कोई 10-15 प्रोडक्ट्स का कुछ भी नहीं है, ऐसा एक ही प्रोडक्ट है हफ्ते बाद बिक रहा है वो। फिर इन दोनों के अंदर भी अलग तरह का होता है कि एक होता है फाइफो मेथड, एक होता है एवरेज मेथड। फाइफो का ये मतलब है कि जो इन्वेंट्री पहले आई है उसे पहले बेचो, कि जो इन्वेंट्री मिसाल के तौर पर पिछ पहले से ही पड़ी हुई है उसको पहले निकालो, या फिर जो इन्वेंट्री हमने अभी अभी ख़रीदी है और बाद में ख़रीद रहे हैं तो जो पहले ख़रीदी थी उसी को पहले बेचो। बस बात यह है जो पहले इन्वेंट्री थी उसी को पहले निकालना है, इसको बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो। लेकिन अगर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि हमने पहले वाली इन्वेंट्री बेचनी है ये नहीं बेचनी, तो फिर इस सिचुएशन में हम जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एवरेज मेथड, और हम इसको कर देते हैं, मतलब फिर बेच देते हैं। तो बेसिकली ये दो मेथड्स हैं इसके इन्वेंट्री के। सवाल करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। अब ना एक अहम बात, अब एक लफ्ज़ है बहुत छोटा सा, NRV। आधे सवाल हैं इसी लफ्ज़ पे। NRV होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू। Z लिख लो, S लिख लो, ब्रिटिश अमेरिकन जो भी दिल करे। तो क्या होता है NRV? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, किसी हद तक NRV का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। किसी हद तक, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कि मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मैंने कुर्सी बनाई है, तो उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या होगी कि वो 1500 में बिक सकती है, तो उसकी NRV भी 1500 होगी। अच्छा, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को ही NRV नहीं बोलते, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन तकरीबन कॉन्सेप्ट यही है। अब NRV जो है उसके अंदर एक छोटा सा, अब मैं इसका जो मैं फार्मूला है वो पूरा कर देता हूँ। बेसिकली NRV एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट, ये है बेसिकली इसका पूरा फार्मूला। अब मान लो कि हमने अगर कोई चीज़ बनाई है 800 रुपये की और उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस रखी है हमने 1000, तो NRV क्या होगी? देखो NRV 1000 नहीं होगी। अब कॉस्ट टू सेल, उसको बेचने के लिए क्या खर्चा करना पड़ा? हमने तो उसे 800 में बनाया है ना, लेकिन अब आगे ट्रांसफ़र भी तो होगी, होगी ना, मतलब फैक्ट्री से उसने दुकानों तक भी तो जाना है। 50 रुपये वहाँ के रख लो और 50 रुपये मार्केटिंग के रख लो, तो ये कॉस्ट टू सेल है ना,
कॉस्ट टू सेल, बेचने की जो कॉस्ट होती है। तो ये इसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट का रख लिया, इसके अंदर मार्केटिंग का रख लिया। अब कॉस्ट टू कंप्लीट, मान लो कि उसको हमने जो है पैक करना था, अब पैक जो करना है वो भी 100 का रख लो आप। तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितनी थी, 1000, लेकिन कॉस्ट टू सेल क्या है, 100, और कॉस्ट टू कंप्लीट क्या है, 100 कंप्लीट करने की इन्वेंट्री को। तो एट द एंड NRV क्या आ गई, 800। तो NRV ये होती है। NRV क्या होती है, NRV तकरीबन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ही होती है, क्योंकि इन दोनों का काम काफ़ी कम होता है। मतलब अगर फिर भी करीब करीब होती है NRV। अब NRV का ना बहुत ही बड़ा रोल है अकाउंटिंग जो है इन्वेंट्री की, इसके अंदर कि हमने किस तरह से अकाउंटिंग करनी है इन्वेंट्री की। वो किस तरह से है कि जब हम देखते हैं एक तरफ है हमारे पास हमारी कॉस्ट इन्वेंट्री की बनने के लिए, देखो मुश्किल लफ्ज़ हैं जो भी मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, मुझे पता है 100% समझ नहीं आएंगे, लेकिन इस चीज़ को सिर्फ एक बार देख लो। जो कॉस्ट होती है हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल होती है। हमारे पास एक इन्वेंट्री की कॉस्ट होती है कि यार ये हमारे पास 50,000 की बनी है, हमारे पास 50,000 की बनी है, ये 80,000 में चली जाए, ठीक है, 80,000 में चली जाए, नहीं यही बात समझ। वो कॉस्ट कितनी है, 50,000, और हम क्या चाहते हैं कि 80,000 में चली जाए। अब हमारी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है, 80,000, और हम कहते हैं यार इसके अंदर कॉस्ट टू सेल और कॉस्ट टू कंप्लीट मिला दो दोनों चीज़ें, तो हमारे पास जो है मान लेते हैं कि 60,000 पे बच जाता है NRV हमारी। तो हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी कॉस्ट क्या है, 50,000, और हमारी NRV क्या है, 60,000। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम अपनी कॉस्ट को 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इन केस कुछ हालात ऐसे आते हैं कि हमारे पास जो NRV है वो कॉस्ट से भी कम हो जाती है, कि हम कहते हैं यार हमने अब कोई चीज़ बनाई है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अभी रमज़ान चल रहा था, तो जाम शीरी या जो भी प्रोडक्ट ले लो जो इस दौरान चल रहा था। अच्छा, अब उसने बनाई, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस उसकी थी कि, लेकिन अब वो जो एक्सपेक्टेशन है वो उसकी कम हो गई, क्योंकि उसको पता है रमज़ान ख़त्म हो गया है। अब अगर उसने 50,000 के प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो है वो इस, अब जब रमज़ान ख़त्म होगा वो ड्रॉप हो जाएगी, और वो इसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जो है मतलब जिस पे वो बिक रही है, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी ना, चलो मान लेते हैं वो हो जाएगी 60,000, और उसको कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कंप्लीट करने में 20,000 लग जाएंगे, और NRV आ जाएगी 40,000, NRV आ जाएगी 40,000। ये क्या कॉस्ट है और ये क्या NRV। तो फिर जब NRV कॉस्ट से कम होती है, NRV कॉस्ट से कम होती है, तो फिर NRV ही कॉस्ट होती है। नहीं आई बात समझ, नहीं आई बात समझ, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आई, लेकिन मैं ये कहूँगा इस जुमले को सिर्फ याद कर लो, क्योंकि आगे सब समझ आ जाएगा। जुमला सिर्फ इतना है कि अगर NRV कॉस्ट से ज़्यादा हो तो हम कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट में, लेकिन अगर NRV कॉस्ट से कम हो तो फिर हम उस वक्त NRV को कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। इन दोनों में जो चीज़ छोटी होगी, जो कम होगी, उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये जुमला याद कर लो। अभी जो जितना कुछ मैंने पढ़ाया ना, ये बिल्कुल ही अजीब सी चीज़ें थी, क्योंकि ये इस चैप्टर के अंदर वो बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, जो पिछले चैप्टर से नहीं मिलती, और ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका जानना ज़रूरी होता है, ये वो था। अब अगले लेक्चर्स में ना एक प्रॉपर चीज़ होगी तो फिर सब आसानी से समझ आ जाएगा। बस ये NRV वगैरह समझ लो, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में देखते हैं।